हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया था कि जैसे ही अपनी कुछ क्लासें हो जाएंगी तो उसके बाद में अपन आंसर राइटिंग करना चालू कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आज मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 में सामान्य अध्ययन 4 में उत्तर लेखन किस तरीके से करना है। आज हम चर्चा करेंगे 2 नंबर 5 नंबर यानी कि अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों पर कि इसको किस तरीके से लिखना है। बहुत प्रकार हैं लिखने के, अलग अलग प्रकारों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत कम लेवल से करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए चलेंगे। मुख्य रूप से अपना जो फोकस होगा वो इस बात को लेकर होगा कि हमें शब्दों का कम प्रयोग करना है और आंसर में सब कुछ लिख देना है। कैसे संभव है? इस युक्ति को तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, गागर में सागर भरना। तो यहां पर ऐसे ही उन शब्दों का भी प्रयोग होगा, है ना। और ये याद रखिएगा दोस्तों, धीरे धीरे अभ्यास पर, आपकी प्रैक्टिस पर आएगा। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लें कि आज अपन 2 नंबर और 5 नंबर पे चर्चा करेंगे, यानी कि अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय। फिर दीर्घोत्तरीय आएंगे और फिर केस स्टडी आएगी। तो 4 भागों में एक तरीके से ये जो पेपर है बटा हुआ है दोस्तों। थोड़ा देख लेते हैं। जो लाइन है इसको देखिए ध्यान से कि अपने उत्तर लेखन में गुणवत्ता के साथ साथ उत्कृष्टता भी लाएं। अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न। प्रारूप कैसा होगा थोड़ा देखिए। कॉपी की कॉपी आएगी आपके पास में, कॉपी में किस तरीके से अच्छे से लिखना है वो पूरा समझाया जाएगा। ये जो 3 प्रश्न है दोस्तों अति लघुत्तरीय हैं और इसके बाद में ये वाला लघुत्तरीय है। मैंने यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय को इसलिए नहीं जोड़ा कि वो अपन अगली क्लास में करेंगे। क्लास ज्यादा बड़ी हो जाती है तो लड़के देखकर मन में सोच लेते हैं अरे यार इतनी बड़ी क्लास को कौन देखेगा, चूंकि समय किसी के पास में है नहीं तो वो देख नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने क्लास को छोटा रखा है ताकि आप देख लें, समझ लें, ठीक है। और इस प्रकार जितने भी अपने टॉपिक होते जाएंगे दोस्तों, तो टॉपिक के बाद में अपन जो है हर किसी का इसी तरीके से उत्तर लेखन करेंगे। तो अभी अपने क्रम साथ 6 जो टॉपिक हैं वो हो चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे, फिर उसके बाद में सुकुरात, प्लेटो, अरस्तु, बुद्ध, महावीर, इनको अपन ने अच्छे से कर लिया है। वेदांत दर्शन को अपन को करना था, लेकिन उसके पहले अपन ये उत्तर का जो प्रारूप है वो लेकर आए हुए हैं, ठीक है। विषय वस्तु पर देखेंगे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं दोस्तों, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। जैसे ही क्लास समाप्त होगी हम इस क्लास के साथ साथ में पीडीएफ को भी अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर। आप जाके वहां से अपलोड वो जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो भी पीडीएफ है डाउनलोड कर लीजिए, जब मन पड़े उसको देख लीजिए, है ना। प्रारूप को समझ लीजिए, किस तरीके से लिखना है, आधार बना लीजिए। चलिए अब देखते हैं अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है 2 नंबर में, उनमें कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। 1 मिनट का समय है दोस्तों, बस 1 मिनट में हो जाएगा खत्म। ये विषय वस्तु। द स्टेटमेंट। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां। प्रत्ययों के सिद्धांत किससे संबंधित है? अरस्तु के कारण सिद्धांत के 2 कारण लिखिए। जो कारणता सिद्धांत बताता है दी पॉलिटिक्स। अरस्तु के 4 कॉर्डिनल क्या हैं? प्लेटो के अनुसार न्याय का निवास स्थान कहां है? सिंपोजियम के लेखक का नाम और विषय वस्तु बताइए। पंच महाव्रत, निग्रंथ, सवार्थ सिद्ध, सवर, मोहिनी, पुद्गल, धम्म। इन सबको अपन ने पढ़ा है दोस्तों। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन क्लासों को जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में चले जाएं। सम्यक वाक, बुद्धि के अनुसार 4 आर्य सत्य, उपादान और सहिष्णुता। क्लियर? ये हो गए अपने 10 वहां के, 10 यहाँ के, तो 20 प्रश्न हो गए। अब 20 प्रश्न कितने नंबर के हो गए दोस्तों? तो ये हो गए अपने 20 प्रश्न 2 नंबर के, तो ये हो गए 40 नंबर। ठीक, मैं जो पेन है इसको येलो कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्लियर? अब मैंने कलर चेंज कर लिया इसका। तो 20 जो है प्रश्न है वो 2 नंबर के हैं, तो कितने हो गए? 40। ठीक, आगे चलते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न। बौद्ध धर्म की भारत को देन समझाइए। क्षणिकवाद क्या है? महावीर स्वामी के दर्शन की प्रासंगिकता बताइए। महावीर के सप्तभंगी नय को समझाइए। नैतिक शब्द। अरस्तु के मध्यम मार्ग का वर्णन कीजिए। अरस्तु के मतानुसार विवेक ही प्रमुख बौद्धिक सद्गुण है, समझाइए। प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा को समझाइए। साम्यवाद के सिद्धांत को लिखते हुए इसकी आलोचना कीजिए। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न यहाँ के और 4 वहां के। तो ये कितने प्रश्न हो गए दोस्तों? 8 हो गए। और प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 5 नंबर का है। तो ये कितने हो गए? 40 हो गए। तो 40 हो गए पहली इकाई से, दूसरी इकाई से हो गए 40। और अब जो तीसरी इकाई आएगी, वो जो इकाई होगी उसमें प्रश्न होंगे कितने? 4। तो वो 4 प्रश्न होंगे 20 नंबर के। कितने के होंगे? 20 नंबर के। तो यहां से कितने हो जाते हैं? 80। तो ये कितने हो गए? 80। और इसके बाद 40 नंबर की केस स्टडी आती है। तो ये टोटल मिलाकर 200 नंबर हो जाते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको करना
बहुत ही ज्यादा जरूरी है यदि हमको अच्छी रैंक लेके आनी है ना। और नहीं करेंगे तो वो तो फिर पेपर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो बिना पढ़े नहीं आ सकती। तो चलिए दोस्तों, अपन इसके बाद में अपन इसको चालू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से उत्तर को लिखना है। चलिए, दी स्टेट्समैन है ना, ये एक प्रश्न है। दी स्टेट्समैन पे हमें 2 नंबर पर लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? प्लेटो के द्वारा लिखी गई किताब जो संवाद कथोपकथन शैली में है। अब आप देखिए, 2 नंबर में यदि हमको लिखना है तो कम से कम 2 जानकारी तो देना ही चाहिए। नॉर्मल 2 जानकारी हमको देना चाहिए। अब 2 जानकारी के लिए शब्दों को भी तो कम करना है, क्योंकि उन्होंने क्या बोल दिया है? उन्होंने बोल दिया है 1 लाइन या 10 शब्द, एक पंक्ति में लिख दें या 10 शब्दों में लिख दें। तो पंक्तियां तो उन्होंने 3 दे रखी हैं, पर पहले दूसरे में हमें इस तरीके से जमाना है। और ये आएगा कैसे दोस्तों? अभ्यास पर आएगा। चलिए हम इनकी जो सीमा है उसको देख लेते हैं। हालांकि जैसे वो 10 शब्द बोलते हैं, तो यदि उत्तर 14 से 15 में हो भी जाता है तो इतनी ज्यादा समस्या नहीं होती। फिर भी उनके अनुसार तो एक तरीके से देखा जाए तो आपने ज्यादा लिख दिया, तो वो चाहे तो नंबर वहां काट भी सकता है। यहाँ संभावनाएं चलेंगी, पूरे उसमें संभावनाएं चलेंगी। तो अंतिम रूप से जो बीच का निर्णय है वो क्या निकल कर आएगा? वो निकल कर दोस्तों ये आएगा कि हमें आंसर इस तरीके से लिखना है कि हम अपने आंसर में उसको 2 जानकारी या 3 भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 या 3 जानकारी दे पाए, पर शब्द कम कर दें। शब्द कैसे कम होंगे? यहां पर देखिए, प्लेटो के द्वारा लिखी गई किताब, ये लेवल फर्स्ट है दोस्तों, इसीलिए यहां पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जहां आप धीरे धीरे समझेंगे, फिर लेवल 2 पे आएंगे, लेवल 3 पे आएंगे, इसी तरीके से क्रम अपना चलता रहेगा। प्लेटो के द्वारा लिखी गई किताब, एक जानकारी जो कि संवाद और कथोपकथन शैली में है। दूसरी जानकारी, दूसरे में भी उप जानकारियां, संवाद और कथोपकथन शैली। तो यहां पर बढ़िया आपको नंबर मिल जाएंगे। एक प्रश्न होगा। दूसरे पे आते हैं, प्लेटो के अनुसार मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां क्या हैं? अब उसने देखो दोस्तों 3 बोल दिया, 3 उसने बोल दिया कि भैया 3 प्रवृत्तियां बताइए, तो हमें 3 फिर लिखनी ही है। ऐसे प्रश्नों में ऊपर कुछ लिखने विखने की आवश्यकता नहीं है। उसकी 3 प्रवृत्तियां निम्न अनुसार हैं, तो शब्द ही हो गए उतने ज्यादा। सीधा अटैक करें, सीधा लिखने की कोशिश करें। इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है। मनुष्य की प्रवृत्तियां, लालसा, बुद्धि, साहस, 3 प्रवृत्तियां बताता है। तीनों के माध्यम से वो क्या बताता है कि जो राज्य में व्यक्ति हैं, उन प्रवृत्तियों के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाएंगे। वो एक अलग मैटर है, पर यहां पर इसने क्या पूछा है? 3 प्रवृत्तियां। तो हमने लालसा, बुद्धि, साहस बता दिया। एक तो तरीका ये हो गया। एक और बहुत प्यारा तरीका हो सकता है दोस्तों, आप इस तरीके से त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से यहां पर 1 नंबर में बताएंगे, फिर दूसरा और तीसरा, लालच, बुद्धि, साहस। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर आप लिख सकते हैं मनुष्य की प्रवृत्तियां। तो थोड़े त्रिभुज को बड़ा कर सकते हैं। तो 2 तरीके ये हो गए। चूंकि 3 पूछा है तो 3 हमको लिखने पड़ेंगे। आगे चलें। प्रत्ययों का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्ययों का सिद्धांत, सीधा अटैक करना है। प्रत्ययों का सिद्धांत महान यूनानी दार्शनिक, हमने क्या जानकारी दी है? हमें 2 जानकारी तो लगभग देनी ही है ना। तो हमने ये भी बता दिया कि ये किससे संबंधित है। ये तो बता दिया कि प्लेटो से संबंधित है। तब प्लेटो के पहले हमने क्या जोड़ा है? महान है, महान तो है ही। यूनानी दार्शनिक, तो वो यूनान के दार्शनिक हैं, तो उनसे संबंधित है प्रत्ययों का सिद्धांत। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अरस्तु के कारणता सिद्धांत के 2 कारण देखिए। अब यहां पर एक चीज विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य है कि यदि उसने 2 कारण बोले हैं तो आपको 2 ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप 4 लिख दें। कारण उसका यह है कि एक तो आपके पास समय भी नहीं है, और चूंकि समय नहीं है और जगह भी नहीं है, आपको वहां एक्स्ट्रा इनिंग्स दिखाने की जरूरत नहीं है, अतिरिक्त स्मार्ट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अरस्तु के कारणता का सिद्धांत, उपादान कारण और निमित्त कारण, ये हमने 2 लिख दिए क्योंकि उन्होंने 2 पूछे हैं। चाहे तो आप यहां पर 1 करके और 2 करके नंबर भी डाल सकते हैं। याद रखिए, आप जिस पेपर को दे रहे हैं उस पेपर की कॉपियों को वो जो जांच करता है उसने कईयों बार जांचा है, उसको सब पता है कि क्या आंसर है। वो देखता है कि शैली कितनी अच्छी है, तुम कितने अच्छे से अपनी चीजों को प्रस्तुत कर पा रहे हो। तो प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान देना है, शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, और जो उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया है, एक सीमा बनाई हुई है, उस सीमा को नहीं लांघना है। कोशिश करना है कि सीमा ना लांघी जाए। पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भी आएंगे जहां पर सीमा लांघनी पड़ती है,
फिर भी कोई समस्या नहीं है, वहां भी कोशिश करिए। तो जैसे मैंने बोला कि 10 शब्द हैं, तो 10 शब्दों में जरूरी नहीं है कि 10 ही शब्द, 10 शब्द में नहीं हो पा रहा तो मान लीजिए 13-14 तक भी अगर हो जाए तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दी पॉलिटिक्स, अब इसको देखिए। दी पॉलिटिक्स ग्रंथ की रचना महान दार्शनिक प्लेटो। अब यहां महान यूनानी दार्शनिक हम लिख सकते थे ना, है ना, महान यूनानी दार्शनिक, अच्छा जाता। चलिए, यूनानी दार्शनिक प्लेटो के द्वारा की गई। विशेष इसमें क्या है, राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन चूंकि हम अगर देख लें कि राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया तो शब्द सीमा ज्यादा हो जाते, तो इसीलिए खाली इतना ही लिख दें, राजनीतिक व्यवस्था, है ना, या राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, ये भी है। राजनीतिक बुक या राजनीतिज्ञ किताब, ये भी लिख सकते हैं, व्यवस्था की जगह राजनीतिज्ञ किताब ये भी लिख सकते हैं, माफ करिए राजनीतिक किताब ये भी लिख सकते हैं। तो इस राजनीतिक किताब में पूरे शब्द आ गए कि नहीं आ गए। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि राजनीति से संबंधित किताब है, राजनीतिक किताब, ठीक, या राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। आप लोग इसमें यह भी बताते चलिएगा कि गलती कहां है, क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन करना बड़ा साहस का काम होता है दोस्तों, और इस साहस को आप लोग बार बार अपने जीवन में उतारिए। कोई भी हो, मैं जीवन में उतारने की इसीलिए बात करता हूं कि जीवन में सभी कुछ शामिल हो जाता है। उत्तर पुस्तिका तो होगी ही शामिल, वैसे भी कार्य होंगे, मूल्यांकन बहुत जरूरी है। तो इसका मूल्यांकन तो करिए, क्योंकि ये तो अभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बार बार मूल्यांकन करिए, मेरा भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो किताब है, ये जो आपके सामने उत्तर पुस्तिका है, इसका भी करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो मन है वो लिखिए, जैसा मन है, कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि इसमें जानबूझकर गलतियां की भी गई हैं ताकि आप उसको पकड़ सकें, ठीक है। आपने एक बार गलती पकड़ी तो वो गलती आप भी कभी नहीं करेंगे, स्वयं की भी और मेरी भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अरस्तु के 4 कॉर्डिनल क्या हैं। अब इन्होंने यहां 4 पूछ लिए हैं तो 4 हमको बताना पड़ेगा। अरस्तु के द्वारा दिए गए 4 कॉर्डिनल, ये मैंने लिखा अरस्तु के द्वारा दिए गए 4 कॉर्डिनल। आप बताइएगा कमेंट में क्या ये लिखना यहां पर आवश्यक था। अब देखिए, एक हो गया न्याय, दूसरा हो गया विवेक, तीसरा हो गया संयम और चौथा हो गया साहस। क्लियर है। ये अरस्तु के 4 आधार स्तंभ भी कहे जाते हैं। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे बनाए और ऐसे कर दें, एक यहां लिख दीजिए, एक यहां लिख दीजिए, एक यहां लिख दीजिए, एक यहां लिख दीजिए। तो मेरे अंदाज से ये वाला ज्यादा सही होगा इसकी अपेक्षा, है ना, क्योंकि इसमें न्याय थोड़ा दब सा रहा है, विवेक थोड़ा दब रहा है, पर यहां पर क्लियर दिखेगा। और ऊपर सिर्फ इतना लिख दो 4 कॉर्डिनल, क्योंकि मालूम है अरस्तु के पूछ रहा है तो अरस्तु के ही बताएंगे। शब्दों की सीमा भी कम हो गई, उचित उत्तर हो गया, सामने वाले को मजा आ जाएगा, खटाक्स 2 नंबर आपको दे दे। ठीक है, आगे चले। प्लेटो के अनुसार न्याय का निवास स्थान कहां पर है। अब यह प्रश्न है, इसको लिखना है एक लाइन में। प्लेटो के अनुसार न्याय का स्थान व्यक्ति और राज्य दोनों में है। अब व्यक्ति और राज्य दोनों में है, आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब आप यदि यहां पर लिख दें कि प्लेटो के अनुसार न्याय का स्थान लालसा में भी है, बुद्धि में भी है, साहस में भी है, और उनके साथ में जो 3 थे उनमें भी है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। उन्होंने 2 नंबर में पूछा है, एक हो गया व्यक्ति और एक हो गया राज्य, क्योंकि वो न्याय को सर्वोपरि मानता है ना, न्याय को सभी में सबसे ऊपर मानता है। और 2 ही मुख्य हैं, एक व्यक्ति और राज्य, दोनों से मिलकर ही तो पूरा समाज बन रहा है या राज्य का निर्माण है, बिना व्यक्ति के राज्य नहीं। तो व्यक्ति और राज्य दोनों ही अगर देखे जाएं तो दोनों में ही न्याय का स्थान है, व्यक्ति में भी है और राज्य में भी है। तो यहां पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कहते हैं कि इसके काफी सारे उत्तर हो सकते हैं दोस्तों, इसके काफी सारे उत्तर हो सकते हैं, पर ये जो उत्तर एकदम सटीक है। चलें आगे। सिंपोजियम के लेखक का नाम और विषय वस्तु बताइए। भैया लेखक का नाम पूछ रहा है और विषय वस्तु बता रहा है, तो सीधा या तो आप लेखक प्लेटो और विषय वस्तु है सौंदर्य मीमांसा, या फिर अगर एक लाइन में आप अच्छे से लिख सकते हैं तो आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर में 10 शब्दों में हो गया है, कोई समस्या नहीं है। इस पे भी उतने नंबर मिलेंगे और 4 शब्दों में लिख देंगे तो उस पे भी उतने ही नंबर मिलेंगे। क्लियर। सम्यक ज्ञान, चलिए सम्यक ज्ञान पर आते हैं। महावीर स्वामी के त्रिरत्नों में एक, महावीर स्वामी के त्रिरत्नों में एक मतलब, यानी यहां आप मतलब भी लिख सकते हैं और विशेष भी लिख सकते हैं, मतलब विशेष अर्थ भी लिख सकते हैं। ये जो मैं शब्द बोलता जाता हूं आपसे, इन शब्दों को आप एक जगह पर लिख लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। हाँ, एक कागज से ज्यादा नहीं लगेगा,
दो मान लीजिए, आपके अक्षर अगर बड़े बड़े हों, दो बढ़िया कागज ले लीजिए और उन कागज, प्लेन कागज होना चाहिए। प्लेन कागज में क्या है, शब्दों की संख्या ज्यादा हो जाती है, शायद मैं कम कागज बोल रहा हूँ। दो कागज ले लीजिए। इस प्रकार के बीच बीच में बहुत सारे शब्द बोलूंगा, अगर ध्यान से पूरी क्लास को देखेंगे तो बहुत सारे शब्द आज ही आप कलेक्ट कर लेंगे। उन शब्दों को लिख लीजिए, फिर समझते जाइए कहां पर इनका कैसे उपयोग करना है। शब्द का उपयोग आपने 4 से 5 बार अपने दिमाग में कर लिया, 1 से 2 बार लिखने में कर लिया, तो समझ लीजिए आपकी आदत में आ जाएगा। बहुत जल्दी आदत में आते हैं ये, पर करना तो जरूरी है, करने से ही होगा। ठीक, तो मतलब लिख सकते हैं, विशेष लिख सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं। तो ये महावीर स्वामी के त्रिरत्नों में से एक है। पहली बात, तीर्थंकरों के उपदेश से ही सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, ये सम्यक ज्ञान है। क्लियर है, तीर्थंकरों के उपदेश से सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं एक लाइन में हो सकती हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान के बिना आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये तीर्थंकरों के उपदेश से सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, इसका पूरा सार अपन ने इसमें लिख दिया। ठीक है, पंच महाव्रत, पंच महाव्रत हमें लिखने हैं, चलिए देखते हैं। पहले एक लाइन में हमने बताने का प्रयास किया कि नैतिक जीवन बिताने के लिए महावीर के द्वारा दी गई शिक्षाएं। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब इसको लिखने के लिए आप 5 ऐसे बना सकते थे। एक मिनट, देखिए, और एक ये। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते थे। सत्य 1 2 3, है ना, 4 5 ऐसे बना सकते थे। इस तरीके से भी आप लिख सकते थे, या सीधा पंच महाव्रत लिख देते और 5 लिख देते, उतने ही नंबर मिलेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। पर हमने यहां पर बता दिया कि महावीर के द्वारा दी गई, तो सामने वाले को पता पड़ेगा कि इसको ये भी पता है कि महावीर के द्वारा दी गई। उत्तर अच्छा है। ठीक है, चलें आगे चलें। 10 प्रश्न हो गए हैं। निग्रंथ, जैन दर्शन की ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास किया जाता है। जैन दर्शन की ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास किया जाता है, ये कहलाता है निग्रंथ। ये विचारधारा है जैन दर्शन की। ठीक है, तो इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है वो कैसे हो सकता है, कम शब्दों में। कम शब्दों में हम देखेंगे कि हमने लिख दिया कि विचारधारा, तो हम लिखेंगे विचारधारा जैन धर्म से संबंधित या जैन धर्म, इतना लिख देंगे ऊपर वाली लाइन में। नीचे बंधनों से मुक्त होना या बंधन की मुक्ति में प्रयास, 2 लाइनें हो गई। एक नीचे होगी बंधन की मुक्ति में प्रयास, ऊपर होगी जैन दर्शन विचारधारा। क्लियर, तो 2 लाइन में हम इसको छोटा करके लिख सकते हैं। मैं दोस्तों यही बताने के लिए आपके पास में आया हूं, समझिए मेरा फोकस इसी पे है। क्या ये उत्तर सही नहीं है? उत्तर सही है, पर देखिए शब्द सीमा ज्यादा हो गई ना। देखिए ऊपर 10 हो गए, नीचे 10 हो गए, तो ये तो 20 हो गए यार। 10 से हम 14 तक कर दें, मान लो 13 तक कर दें तो चल जाए, पर यार ये तो 20 हो गए, तो ज्यादा हो गया एक तरीके से। तो जब हम अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों भी शब्दों में लिखें? मेरे कहने का यही तो मतलब है। क्लियर है? तो चलिए, क्या क्या हमने देखा इसमें। निग्रंथ, जैन दर्शन की विचारधारा, बंधनों से मुक्तिकरण, विशेष में बंधनों से मुक्तिकरण, और ऊपर जैन धर्मीय या जैन धर्म से संबंधित विचारधारा या जैन धर्म विचारधारा। ठीक, 2 लाइन में हो जाएगा काम। सर्वार्थ सिद्ध क्या है? अब सर्वार्थ सिद्ध को देखना है, तो चलिए प्रख्यात जैन ग्रंथ है, ये देखिए कितने अच्छे से लिखा हुआ है। चाहे तो आप यहाँ पे अंग इस तरीके से डाल सकते हैं 2 3, यानी कि पहले ही आपने 3 जानकारियां दे दी। हालांकि जो जांच करता है वो जानते हैं, सामने ही देखकर समझ जाते हैं, उनको बहुत अनुभव है दोस्तों। प्रख्यात जैन ग्रंथ, लेखक कौन है? आचार्य पूज्यवाद, और मुख्य इसमें है तत्वार्थ सूत्र पर टीका। क्या है? तत्वार्थ सूत्र पर टीका। 3 जानकारियां दे दी 2 नंबर में, 2 नंबर कटेंगे ही नहीं, एकदम सही है। ठीक है, आगे चलें, चलिए देखते हैं। समर, समर क्या है? नए कर्मों को आत्मा से जोड़ने से रोक देना, नए कर्मों को आत्मा से जोड़ने से रोक देना। विशेष इसमें क्या है? जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति हेतु एक सोपान। क्लियर, अब इसको हम कैसे छोटा करके लिख सकते हैं? समर, नए कर्मों को आत्मा से जोड़ देना। एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अपने दिमाग लगाइए, अपना जब हम दिमाग लगाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि यार इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, नए कर्मों को आत्मा से
जोड़ने से रोक देना, है ना। लगाइए दिमाग, आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा, ठीक है। और नीचे वाले को देखें, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति हेतु एक सोपान, मोक्ष प्राप्ति हेतु एक सोपान। अब देखिए इन इसमें दोनों में अगर देखा जाए तो शब्द कम नहीं निकल के आ पा रहे हैं ना, हालांकि निकलेंगे, शब्द हम ढूंढ सकें तो वो भी निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय जब देंगे ना अपने दिमाग को तो अपने आप इसमें से शब्द निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ अकेले हम इतना लिख सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति का एक चरण, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति का एक चरण, ठीक है। और ऊपर लिख सकते हैं जैन दर्शन में, या जैन दर्शन में कर्मों का आत्मा से जुड़ने, कर्मों का आत्मा की तरफ प्रभाव रोक देना, है ना, कर्मों का आत्मा की तरफ प्रभाव रोक देना। तो एक लाइन वो हो जाएगी और नीचे एक छोटी सी लाइन हो जाएगी, तो भी हम सबर को अच्छे से लिख पाएंगे, यानी कम शब्दों में। ये बार बार प्रैक्टिस करने पे आ पाएगा दोस्तों, है ना। मोहनीय, ये क्या है, जैन दर्शन में कर्म के मुख्य 8 भेदों में एक। हालांकि ये आंसर भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैन दर्शन में कर्म के मुख्य 8 भेदों में एक, किसके, कर्म के, किसमें, जैन दर्शन में। 8 भेदों में तो 3 जानकारी हमने एक लाइन में दे ही दी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है इसका आंसर, क्लियर। चलिए, इस प्रकार के जो होते हैं सवर, जिसको हमको बताना है, ऐसे प्रश्न थोड़े हमको समस्या दे जाते हैं कम शब्दों में लिखने के लिए, यही प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुद्गल, पुद्गल क्या है, पुद्गल का जो वास्तविक रूप है वो है भौतिक वस्तु। क्या है, भौतिक वस्तु। विशेष क्या है, जैन दर्शन में भौतिक वस्तु की सत्ता का स्वीकार्यकरण पुद्गल नाम से किया गया है। इस नाम से, पुद्गल नाम से किया गया है। तो पुद्गल भौतिक वस्तु, एक लाइन में यदि हम लिखना चाहें इसको तो पुद्गल और कोष्टक में लिख देंगे भौतिक वस्तु, ताकि यहां से समझ में आ गया। तो जैन दर्शन में, बाकी इसके बाद ये लिख देंगे तो विशेष भी हट जाएगा। जैन दर्शन में भौतिक वस्तु की सत्ता का स्वीकार्यकरण पुद्गल नाम से किया गया है, या खाली स्वीकार्यकरण तो भी वो समझ जाएंगे। जैन दर्शन में भौतिक वस्तु की सत्ता का स्वीकार्यकरण, पुद्गल भौतिक वस्तु कोष्टक में, जैन दर्शन में भौतिक वस्तु की सत्ता का स्वीकार्यकरण। कैसे आएगा, बार बार दिमाग में चिंतन करके और लिखने से, ठीक है। आगे चलें, ये लिखा हुआ ये भी सही है। धम्म क्या है, बौद्ध दर्शन में बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहा गया है। विशेष, बौद्ध दर्शन का आधार। 2 नंबर में यदि हमने 3 जानकारियां जोड़ना चाहें, समय है मान लो अपने पास, यानी आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है ना, तब तो बौद्ध दर्शन में बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहा गया है, ठीक है। तो अब इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, अब देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं में एक, बुद्ध की शिक्षाओं में एक, विशेष नीचे लिखेंगे बौद्ध दर्शन का आधार। और यदि एक और जानकारी, वैसे इसमें 2 जानकारियां पर्याप्त हैं दोस्तों, क्योंकि फिर शब्द ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, इसलिए 2 ज्यादा सही है। मैंने अभी एक बात और कही थी कि अतिरिक्त स्मार्ट नहीं बनना है ना। अतिरिक्त, यहां पर अतिरिक्तता की कोई आवश्यकता नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही करिए। चलिए, समय भी तो नहीं है। सम्यक वाक, ये का आधा है। चलिए, बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में एक, विशेष, सम्यक वाणी जो उदार, मुक्त एवं सत्यपूर्ण हो। सम्यक वाणी जो उदार, मुक्त एवं सत्यपूर्ण हो, इसी को हम बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में एक सम्यक वाक कहते हैं। अपने अष्टांगिक मार्गों को अच्छे से पढ़ा है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्म है ना। ये जितने भी थे वो अष्टांगिक मार्ग थे, किसके लिए थे, निर्वाण प्राप्ति के लिए थे। तो उन्हीं में से एक सम्यक वाक है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य, अब 4 पूछ लिए तो 4 लिखना ही पड़ेगा। तो बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य क्या हैं? देखिए 4 आर्य सत्य, दुख, यहां पर आप नंबर डाल सकते हैं 1, 2, दुख समुदाय 3, दुख निरोध 4, दुख निरोध प्रतिपदा गामनी। अगर आप 1, 2, 3, 4 डाल देंगे तो उससे होगा क्या कि वो क्रम को समझ जाएंगे कि क्रम है, ठीक है। इसको और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, बना दे बेहतरीन। चलिए, ये जो है ना, अगर इसको हम गोल बना दें या गोल भी नहीं बनाए तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध, दुख निरोध प्रतिपदा गामनी, तो 3 वाले को 4 की जगह पर होना चाहिए। और जब ये पूरा एक चक्र चलेगा तो हम इस तरीके से एक और निशान बना सकते हैं, ऐसा तीर का, देखिए, है ना।
तो होता क्या है, पहले दुख है, फिर दुख समुदाय है, फिर दुख निरोध है, फिर दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी है। चूंकि यहां पर सामने वाले ने लिखकर क्या किया है कि दुख निरोध को यहां कर दिया है और दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी को यहां कर दिया है, तो वही मैं आपको गलती बता रहा हूं। तो जब इस तरीके के प्रश्न आए तो क्या करना है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। 2 ही नंबर का प्रश्न है पर हमको तो नंबर कलेक्ट करने हैं, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। कायदे से देखा जाए तो नंबर नहीं डालना है तो आदमी समझ जाएगा कि कोई गलती नहीं है इसमें, पर इसको और अच्छा बनाने के लिए यदि ये निशान बना दिया जाए इस तरीके से तीर का कि पहले दुख होगा, दुख समुदाय होगा, दुख निरोध होगा, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी होगी, तो मजा आ जाएगा, है ना। कर सकते हैं। चलिए आगे, हम वो सब कुछ करेंगे जो जो कर सकते हैं। यही तो है अपने अंदर की एक तरीके से देखा जाए रचनात्मकता को लाने के लिए, हम जो कर सकते हैं वो हम सब करेंगे। चलिए, उपादान ये क्या है, बौद्ध दर्शन में प्रतीत्व समुत्पाद के 12 निदानों में एक विशेष, देखिए कितना शानदार है, बौद्ध दर्शन में प्रतीत्व समुत्पाद के 12 निदानों में एक विशेष क्या है, भव का कारण उपादान है, मतलब इसका है वस्तुओं के प्रति मोह। अब हमने इसमें 3 जानकारियां दे दी और शब्दों की जो सीमा है वो भी बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई कि नहीं, क्योंकि इसमें लगभग में 19 शब्द आ गए हैं ना, 19 से 20 शब्द आ गए, तो इनको भी हमको कम करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं के प्रति मोह को या तो हटा दें या भव का कारण उपादान है ये हटा दें। यहां पर हम वस्तुओं के प्रति मोह को हटा देंगे क्योंकि भव का कारण हमने उपादान बता दिया तो ज्यादा सटीक होता है। तो ये वाली जो लाइन है इसको आप हटा दें, है ना। बहुत जल्दी करना होगा वहां पे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करें। तो ये कैसे आएगा, फिर वही बात, अभ्यास पर आगे चले। चलिए, सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है, अब इसकी परिभाषा, दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करना, अपने विचारों को बलपूर्वक न थोपना। क्लियर। अब देखिए, सहिष्णुता की जो परिभाषा है उसके लिए 2 लाइन तो आवश्यक है भाई साहब। वो 2 लाइन के अंतर्गत परिभाषा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आप चाहें तो देखिए, मन से क्या नहीं हो सकता, मन में आप बना के अच्छे शब्दों को लाकर गागर में सागर भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर यहाँ पर जो सहिष्णुता की परिभाषा है वो पर्याप्त है। आदर करना और अपने विचारों को दूसरों के ऊपर, एक और शब्द है पर यहाँ शब्दों को कम करने के लिए हमने सीधा लिखा है बलपूर्वक ना थोपना, ताकि इस चीज को सामने वाला समझ जाए, है ना। चलिए ठीक है, तो हमारे जो 20 प्रश्न है वो आज कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अब अपन 8 प्रश्नों पर और आते हैं जो कि लघुत्तरीय हैं। कितने नंबर में है, 5 नंबर में है। या तो 50 शब्दों में लिख दीजिए या फिर उसमें 5 से 6 लाइनों का उपयोग कर दीजिए। देखें, चलिए, दीर्घ उत्तरीय वालों में तो और मजा आएगा दोस्तों, जो 20-20 नंबर के प्रश्न होंगे। चलिए, बौद्ध धर्म की भारत को देन समझाइए। लिखने का तरीका, सबसे पहले इस प्रश्न के 2 भागों को समझ लीजिए। बौद्ध धर्म की भारत को देन समझाइए, क्या समझाना है, बौद्ध धर्म ने भारत को क्या दिया है। तो अंतिम रूप से जब हम देखेंगे तो वो उसका मुख्य उद्देश्य है कि इसी के तहत पूरा जो आंसर है वो घूमना चाहिए। और किसके किसके लिए घूमना चाहिए, तो वो शुरुआत में रहेगा बौद्ध धर्म की भारत को देन, ठीक है, या बौद्ध धर्म, ठीक है। अब देखिए, सीधा जो 5 नंबर का प्रश्न आएगा ना, उसमें सोच विचार नहीं करना। ऊपर की लाइन यानी इंट्रो नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे इसमें इंट्रो की ज्यादा आवश्यकता होती नहीं, फिर भी हम क्या लिख रहे हैं उसको 1 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बौद्ध धर्म की भारत को देन, सरल, यहां पर देखिए कॉमा नहीं लगा, सरल सुबोध एवं आडंबरहीन धर्म दिया। आडंबरहीन दोस्तों, ये सब मैं आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ कोमा नहीं लगा, ये सब बहुत जरूरी है। आप लोग भी बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी क्या क्या गलतियां हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग पहली बार दे रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी नहीं दिया होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो स्वयं भी कॉपियों को जांचा करते होंगे अपने आसपास वालों की, है ना। तो आप लोग बताइएगा कि कहां पर क्या समस्या है या क्या गलती है। शांति, अहिंसा, बंधुत्व का ज्ञान, ये दूसरा पॉइंट हो गया। समझिए, देखिए एक ही पॉइंट हम क्या क्या बता रहे हैं, शांति, अहिंसा, बंधुत्व का ज्ञान। तर्क शास्त्र को प्रगति, बुद्ध ने तर्क पर बातें की है ना, हवा में बातें तो की नहीं है। उन्होंने जो भी दिया तर्क पे दिया, प्रतीत्व समुत्पाद दिया तो 12 कारण बताए, और 12वां कारण जो अविद्या को बताया उसको बोल दिया कि इसका चूंकि अंत नहीं है इसीलिए ये किसी का कारण हो नहीं सकती, क्योंकि इसका नाश संभव है, बाकी का नाश संभव नहीं था। तो उन्होंने हर एक बात तर्क पर कही। उन्होंने बोल दिया कि जो प्रकृति है वो सतत एक तरीके से नियम पे चल रही है। कैसे नियम पर चल रही है, चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, मतलब परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन, उत्पत्ति नहीं कहते, वो कहते नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ईश्वर की कोई उत्पत्ति नहीं हुई, ईश्वर की कोई, क्योंकि उत्पत्ति होगी तो उसका अंत भी होगा, और चूंकि पृथ्वी जो इस तरीके से चल रही है इसका अंत है नहीं,
परिवर्तन होता चला जाएगा, तो हर बात तर्क पर कह रहे हैं। हम कह सकते हैं कि बुद्ध एक तरीके से वैज्ञानिक तो हैं ही, मतलब किसमें वैज्ञानिक हैं? आध्यात्मिक वैज्ञानिक। ये शब्द आप लोगों ने सुन रखा होगा। बहुत सारे दर्शन शास्त्री जो हैं या जिन्होंने दर्शन पर काफी अध्ययन किया है, गहन अध्ययन, वो बुद्ध को इस तरीके से ही कहते हैं। चलिए, बुद्ध ईश्वर को भी नहीं मान रहे, आत्मा को भी नहीं मान रहे, और हर चीज में तर्क देते हैं। तो तर्क शास्त्र की प्रगति हुई, तभी से तो तर्कवाद की हुई, क्योंकि वैदिक धर्म जो था, वैदिक धर्म में तो चीजें बस चल रही थी। उन्होंने ऐसा कहा है तो ऐसा कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा करने लगे, और इसी तरीके से चल रहा था, आज भी चल रहा है ना। लेकिन यहां पर उन्होंने तर्क से बोला, आपके अनुभव से अगर आ रहा है, आपके तर्क में फिट बैठ रहा है तो मानिए, नहीं हो रहा है तो मत मानिए। तो तर्क शास्त्र को प्रगति, बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, याद करिएगा। शून्यवाद, विज्ञानवाद का उदय। किस किस का? शून्यवाद यानी जीरो, कुछ नहीं है, और विज्ञानवाद, यहां से वैज्ञानिक बातें भी तो आने लगी, क्योंकि जब वो द्वादश निदान दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि बालक पेट में है, भ्रूण अवस्था में है, ये कारण है, हर किसी में कारण बता रहे हैं, क्षण भंगुरता बता रहे हैं, तो उसमें विज्ञानवाद का भी उदय हुआ। आकर्षक मूर्ति कला और चित्रकला, ये बाद में भारत को मिली, तो ये सब उनकी देन हो गई। कितने लिखे? 1 2 3 4 5। इसके बाद छठवा भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहां पर छठवा लिखने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने 5 नंबर मांगा तो लिख दिया, पर यहां पर इन्होंने छठवा भी लिख दिया। तो विश्व के कई देशों से सांस्कृतिक संपर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि हम चाहें, अब हम इसमें यह भी देखेंगे कि हम इन 5 पॉइंटों में, 6 पॉइंटों में से किसको हटाकर किसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो जैसे सरल, सुबोध एवं आडंबरहीन धर्म दिया, तो यहां पर हम सुबोध शब्द को हटाकर सरल, अहिंसा, शांति, आडंबरहीन धर्म दिया, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसमें 2 लाइनें क्लियर हो जाएंगी, 2 लाइनों में आ जाएगा एक ही, 2 शब्द यहां से ले लिए, 2 यहां से ले लिए। और विश्व के कई देशों से सांस्कृतिक संपर्क, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है भारत को देने में, है ना, क्योंकि विश्व के एक तरीके से देखा जाए तो हेनसांग है, फाहियान है, ये सब भारत आते थे बौद्ध प्रतिलिपियों को लेने के लिए। इसी वजह से बुद्धिस्ट कितने हैं, चीन में चले जाइए आप जापान चले जाइए, आप श्रीलंका चले जाइए, इंडोनेशिया, मलेशिया, सभी जगह बौद्ध ही बौद्ध पड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से सांस्कृतिक संपर्क भी हुआ, बुद्ध लोगों की जो संख्या है वो भी बहुत बड़ी। व्यापार हुए, व्यापार के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया, है ना। ये जो भारत में, गुजरात में भल्लभी में देखा जाए, और स्कंदगुप्त ने जो अपना एक जो नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यहाँ पर बाहर के व्यक्ति आए पढ़ने के लिए, हमारे भारत की जो व्यक्ति थे वो जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, रास्ता सुगम हो गया। तो विश्व के कई देशों से सांस्कृतिक संपर्क जो है, ये पॉइंट अच्छा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जोड़ने के लिए हम इन 2 पॉइंट को कम कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एक एक प्रश्न पर विशेष दृष्टि इसीलिए दे रहा हूं, पर इतना समय आपको वहां थोड़ी ना होगा कि आप उतने समय में कर देंगे। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो ना हो पाएगा, याद रखना। चलिए, अंत में, लास्ट में ये लिख देंगे, अतः बौद्ध धर्म ने पूजा पाठ, मूर्ति पूजा एवं कर्म कांडों की बजाय षड कर्मों पर बल दिया। ठीक, ये आप लास्ट में लिख देंगे, जो देन है उसकी। चलिए, क्षणिकवाद क्या है, इसको समझते हैं। क्षणिकवाद को हम कैसे लिख सकते हैं? क्षणिकवाद में हम डायग्राम भी बना सकते हैं, और इस आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार, देखिए कितने कम शब्दों में अपन ने करने की कोशिश की है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार में जो कुछ भी है बहुत थोड़े समय के लिए है। कोई भी वस्तु स्थायी अथवा सदैव रहने वाली नहीं है। वस्तु, परिस्थितियां सदैव बदलती रहती हैं। इस सिद्धांत का विकास बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से हुआ, जो प्रतीत समुत्पाद सापेक्ष कारण कार्य सिद्धांत है। अब जानकारी देखिएगा, बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार में जो कुछ भी है बहुत थोड़े समय के लिए। एक जानकारी, कोई भी वस्तु स्थायी अथवा सदैव रहने वाली नहीं है। ये इसकी उप जानकारी है, याद रखिएगा। ये जानकारी तो सही है, ये इसकी उप जानकारी है। वस्तु, परिस्थितियां सदैव बदलती रहती हैं, क्लियर, ये भी इसकी उप जानकारी है। अब इसके बाद में इस सिद्धांत का विकास, ये दूसरी जानकारी, विकास बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से हुआ है। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से हुआ है, ये इसकी तीसरी जानकारी है। पहली, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से हुआ है, जो कि प्रतीत समुत्पाद के सापेक्ष कारण कार्य सिद्धांत है, या सापेक्ष कारणता कार्य सिद्धांत। दोनों शब्द आते हैं, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। कारणता कार्य सिद्धांत है, ये इसकी चौथी जानकारी है। संसार की समस्त वस्तुएं
उत्पत्ति विनाश चक्र के अधीन है, ये इसकी 5वीं जानकारी है। और परिवर्तनशील तथा क्षणिक है, ये 6वीं है, यही क्षणिकवाद है। क्लियर? हम इसके आगे लिख सकते थे यही क्षणिकवाद या क्षणभंगुरवाद है, ये भी हम लिख सकते थे। तो यही क्षणिकवाद है। तो ये आप आंसर देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अब यदि हम इसी को डायग्राम से समझाना चाहें तो भी हम समझा सकते हैं। चलिए, अब इसी तरीके का प्रश्न आएगा तो अपन आगे चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी के दर्शन की प्रासंगिकता बताइए। महावीर स्वामी के कुछ पहलू जो आज भी प्रासंगिक हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर आप चाहे तो मैंने बताया था 1 2, यानी इनके पास पास में जाके थोड़ा अच्छा लगता है, 3 4 5, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और महावीर स्वामी के कुछ पहलू जो आज भी प्रासंगिक हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक तरीके से प्रासंगिकता, यहां पर प्रासंगिकता लिख देंगे तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हट जाएगी। समझ गए? यहां पर इसके बीच में यदि हम यहां लिख दें प्रासंगिकता, प्रासंगिकता, ये हमने लिख दी यहां पर, या फिर यहां पर भी लिख दी थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, तो ऊपर वाली लाइन को हम हटा सकते हैं, हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जो पॉइंट है इनको मैं कीवर्ड्स बोलता हूं दोस्तों, इन पॉइंटों को हमको बनाना आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। ठीक है, ये बार बार कैसे आएगा, देखिए मैं आप लोगों को सलाह दे देता हूं। आपके यहाँ मान लीजिए दैनिक भास्कर आता हो, मैं तो दैनिक भास्कर का यूज करता हूं, तो उसमें जो बीच की अभिव्यक्ति आती है उस अभिव्यक्ति को रोज पढ़ें। रोज पढ़ने के बाद में उसी में पल्लवन और संक्षेपण को समझें। पल्लवन का मतलब होता है एक तरीके से विस्तार, संक्षेपण का मतलब होता है एक तरीके से उसका संकीर्णन, मतलब कि उसको छोटा कर देना। तो इन चीजों को देखें, पूरे टॉपिक को पढ़ें और टॉपिक से फिर वहां से निकालने की कोशिश करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर होता है वो इन्हीं कीवर्डों पर होता है। आपने शुरुआत में देखा होगा, भारत चंद्रमा पर, है ना, चंद्रमा पर ऑक्सीजन की खोज, यही होता है ना। इसको हम अप्रत्यक्ष कथन भी कहते हैं एक तरीके से देखा जाए। ये वॉइस में होता है एक तरीके से, वॉइस में जब उसको आप पढ़ेंगे पेपर को तो आपको ये समझ में आएगा, ये कीवर्ड्स वहीं से निकल कर आएंगे। तो आप जब उसको बार बार पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ यार, इतने छोटे शब्दों में सब कुछ कहने की कोशिश कर दी। खास तौर पर अभिव्यक्ति में ज़्यादा पढ़ेंगे, बड़ों से प्रेरणा लें या बड़ों की प्रेरणा क्यों जरूरी, इस तरीके से। तो यही है, धीरे धीरे अभ्यास पर आएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग लगाया करिए। पूरा पढ़ लिया, पढ़ लेने के बाद में इसको देखो कि इसमें छोटे छोटे शब्दों में कैसे लिख सकता हूँ। फिर कोई छोटा शब्द है तो उसको देखो कि इसको मैं बड़ा कैसे कर सकता हूँ। रोज अपन 1 घंटा दे दीजिए, उसके लिए पर्याप्त है। धीरे धीरे 4-5 महीने में तो मजा ही आ जाएगा। हालांकि फिलहाल तो अभी आपका पेपर है तो मेन चीज़ों पर अपन फोकस करते हैं। चलिए, अतः अहिंसा का मूल्य अत्यंत व्यवहारिक है। स्यादवाद, सहिष्णुता की जरूरत, अस्तेय की धारणा, अस्तेय, अहिंसा का मूल अत्यंत व्यवहारिक, स्यादवाद, सहिष्णुता की जरूरत, अस्तेय की धारणा, अपरिग्रह यानी धन संचय से दूर की आवश्यकता। अस्तेय के भी कोष्टक में आप लिख सकते हैं दोस्तों, चोरी ना करना, है ना, यह है धारणा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की उपयोगिता या उपयोगी। अतः हम कह सकते हैं कि दर्शन को प्रशासन में लागू कर जनादर्श की स्थापना की जा सकती है। अब देखेंगे आप, तो प्रश्न में उन्होंने ऐसा नहीं पूछा है, तो ये जो निष्कर्ष है ये कहीं हद तक सही नहीं है। हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको जानबूझ के लिखा गया था दोस्तों, ताकि आप इस चीज को समझ पाएं। जल्दबाजी में हम कभी कभार ऐसा कर देते हैं। हम यहां लिख सकते हैं कि तात्कालिक समय में, अतः हम कह सकते हैं कि तात्कालिक समय में महावीर स्वामी के दर्शन की जो प्रासंगिकता थी वो आज भी उसी तरीके से यथोचित है। क्या है? यथोचित है। ठीक, ये लिख देते। लास्ट में इसके माध्यम से जनादर्श की स्थापना प्रशासन में की जा सकती है। ठीक है, तो हमको ये वाला शब्द लास्ट में लिखना जरूरी था, जो हमने नहीं लिखा। तो एक तरीके से इसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। गलत नहीं है, ये भी याद रखिए, गलत नहीं है। हाँ, नहीं तो आप सोचें कि ये तो गलत ही हो गया, गलत बिल्कुल नहीं है, पर ज्यादा अच्छा जो मैंने अभी आपसे बोला वो है। आगे चलें, मजा आ रहा है दोस्तों कि नहीं? चलिए, महावीर के सप्तभंगी नय को समझाइए। सीधा फोकस सप्तभंगी नय पे, यहां वहां की कोई बात नहीं। ठीक, जैन दर्शन में किसी वस्तु के बारे में, सबसे पहले जैन दर्शन, ये लिखना बहुत जरूरी है। मान लो महावीर के सप्तभंगी न्याय, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, तो किससे संबंधित है? बुद्ध से, जैन से। तो वो सबसे पहले लिख दीजिए ताकि सामने वाला समझ जाए, अरे भैया सटीक व्यक्ति है। जैन दर्शन में किसी वस्तु के बारे में निर्णय देने के 7 दृष्टिकोण बताए गए हैं। अब देखिए, 7 दृष्टिकोण यहां लिखेंगे। वस्तु है, वस्तु नहीं है, वस्तु है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता,
नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, है और नहीं कहा जा सकता। ठीक, सात यहाँ पे बढ़िया हमने लिख दिए और उसके बाद में यहाँ पर छोटे से में लिख दिया, क्योंकि उसने सप्तभंगी नय को समझाइए, सप्तभंगी के ही बारे में पूछा है और उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें हम विस्तार इतना कर नहीं सकते, तो सप्तभंगी नय में हम क्या क्या बता देंगे। तो इसीलिए सप्तभंगी को हमने 7 पूरे सिद्धांत बता दिए, मतलब 7 बातें वस्तु को देखने के दृष्टिकोण है वो बता दिए। यहां पर कुछ बातें लिख दी जहां से चीजें पूरी समझ में आ जाएंगी। कैसे? अपूर्ण ज्ञान को आंशिक सत्य की श्रेणी में लाने के लिए ही सप्तभंगी नय को लाया गया। किसको? अपूर्ण ज्ञान को आंशिक सत्य की श्रेणी में लाने के लिए सप्तभंगी नय को लाया गया। किसी भी वस्तु को देखकर हमारे पास में उतना ज्ञान नहीं होता। इसकी व्याख्या कर देता हूं, उतना ज्ञान होता नहीं है। तो महावीर कहते हैं कि जब हमारे पास में उतना ज्ञान नहीं है तो इससे अच्छा है कि हम शायद शब्द लगा दें और जो हमारे पास में ज्ञान नहीं है वो आंशिक सत्य हो जाए। यही था उनका महावीर का सप्तभंगी नय। माने इसी के लिए उन्होंने 7 दृष्टिकोण दे दिए। वस्तु है नहीं है और नहीं है, या फिर है ही मतलब कहा नहीं जा सकता, है लेकिन कहा नहीं जा सकता, नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता, है भी और नहीं भी लेकिन कहा नहीं जा सकता। 7 प्रकार के दृष्टिकोण निकालिए, 8वां आप स्वयं भी नहीं निकाल पाएंगे, 7 ही दृष्टिकोण है, तो ये शब्द शायद लग जाता है। ठीक है ना? तो यही सप्तभंगी नय है। उन्होंने सप्तभंगी नय के अलावा कुछ नहीं पूछा है, तो यहीं पर जाना है। आगे चलें। अरस्तु के मध्यम मार्ग का वर्णन कीजिए। अरस्तु के मध्यम मार्ग का वर्णन, बंदा 5 से 6 एक तरीके से लाइनें अगर देख ली जाएं, या फिर 50 शब्द। अब देखिए इसको थोड़ा ये बड़ा हो गया है, देखिए चलिए देखते हैं। पहले तो नैतिक सद्गुणों के स्वरूप तथा उनके अनुसार आचरण के संबंध में अरस्तु ने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहते हैं। कुछ विशेषताएं निम्न हैं। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो 3 लिखी हैं तो एक लाइन को हमको यहाँ हटाना जरूरी है, क्योंकि शब्द ज्यादा हो गए हैं। तो ऊपर को अगर लिखना जरूरी है तो यहां से लाइनें हटाइए, या फिर ऊपर में आप 2 लाइन में बताकर भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना? या फिर सीधा लिख सकते हैं मध्यम मार्ग, अरस्तु का मध्यम मार्ग, और नीचे से फिर लिखना चालू कर दें तो ऊपर एक लाइन हो जाएगी, है ना? इंट्रो यहां पर ज्यादा बढ़ा दीजिए, और जो कि 5 नंबर वाले में इंट्रो देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी प्रश्न के उत्तर को देखते हैं और समझते हैं कहां तक सही है। उत्तर तो सही है दोस्तों, गलत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लिखना कैसे उस ढंग पे चर्चा कर रहे हैं। नैतिक सद्गुणों के स्वरूप तथा उनके अनुसार आचरण के संबंध में अरस्तु ने विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे मध्यम मार्ग या मध्य मार्ग, दोनों ही बातें हैं, ये मत समझना कि ये गलत हो गया, नहीं नहीं, मध्य मार्ग या मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहते हैं। कुछ विशेषताएं निम्न हैं। संतुलित जीवन के मार्ग की ओर संकेत करता है। 2 अतिवादी दृष्टिकोण की अपेक्षा मध्यम मार्ग। उदारता नम्रता में भी मध्यवर्ती अवस्था। साहस न्याय में भी मध्य मार्ग हो। अब इन 2 लाइनों को एक कर दीजिए, हो गया काम। उदारता नम्रता साहस न्याय में भी मध्यम मार्ग की आवश्यकता। तो 1 2 3 4 5 हट जाएंगे, लाइनें भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां से बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, यही तो करना है। चलिए, अरस्तु का यह सिद्धांत नैतिक आचरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे नहीं लिखें फालतू। क्लियर? मध्यम मार्ग के सिद्धांत को हम समझ गए। यह लिख सकते हैं, अरस्तु का यह मध्यम मार्ग का सिद्धांत नैतिक आचरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो लास्ट में मध्यम मार्ग शब्द भी आ जाएगा, उसका निष्कर्ष भी हो जाएगा। चाहे तो इसमें निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपने बढ़िया जानकारी दे दी। 4 तो ये हैं और ऊपर 5 भी है, लेकिन फिर भी यदि हमारे पास समय है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन समय कब होगा? जब स्पीड भी अच्छी होगी और आपको आदत भी होगी। अरस्तु के मतानुसार विवेक ही प्रमुख बौद्धिक सद्गुण है। अरस्तु के अनुसार विवेक ही प्रमुख बौद्धिक सद्गुण है, क्योंकि अब यहां से लिखना चालू किया, विवेक अज्ञानता को दूर करता है, अतः संयम साहस न्याय की को भली भांति उपयोग के लिए विवेक आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संयम साहस न्याय विवेक होते हैं, पर इन सभी पर नियंत्रण विवेक का होता है। विवेक का सही उपयोग कर व्यक्ति सही मार्ग को चुनता है। अतः अरस्तु ने विवेक को ही प्रमुख सद्गुण माना है, क्योंकि विवेक ही हमें सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष में अंतर बताता है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर बहुत ही सटीक है, बहुत ही शानदार है। शब्दों का भी प्रयोग बेहतरीन ढंग से किया गया है, पर इसका जो एक तरीके से देखा जाए कि ये जिस तरीके से लिखा गया है, ये तरीका काफी पुराना है। इसको हम नए तरीके में कैसे लिख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। अभी कुछ तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये प्रश्न जानबूझकर लाए और इसका उत्तर जानबूझकर इस तरीके से लिखा गया है। भाषा बहुत प्यारी है,
शब्द भी बहुत अच्छे हैं, पर इसका तरीका पुराना है। दरअसल होता क्या है, मेंटलिटी है ये। जब इंसान सामने चित्र, डायग्राम इस तरीके से देखता है ना, तो वो ज़्यादा फोकस कर पाता है। और इस तरीके के प्रश्न पहले बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, 10वीं में, 12वीं में काफ़ी आपने लिखा होगा। इस तरीके के प्रश्नों में उतनी नज़र नहीं पड़ पाती है, फिर भी पड़ती है ऐसा नहीं है, फिर भी। पर डायग्राम वाले पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, और डायग्राम वाले में गजब गजब के शब्द आ जाए तो फिर माशाअल्लाह, है ना। तो ये पुराना इसका वो है। तो इस तरीके का एक प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखकर बताइएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए, अरस्तु के मतानुसार विवेक ही प्रमुख बौद्धिक सद्गुण है, समझाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा समझाइए। अब देखिए, हमें प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी जो अवधारणा है बताना है। वही उत्पादक, सैनिक, शासक, लालसा, साहस, बुद्धि। गजब का डायग्राम बना के इसको समझा सकते हैं। देखिए प्लेटो ने, अब पहले हम शुरुआत में लिख देंगे, क्योंकि डायग्राम बन जाने के बाद में फिर अतः लिख के एक लाइन लिखनी है बस, तो हमको शुरुआत में लिख देना है क्या है ये। प्लेटो ने तत्कालीन राज्य, उस समय, तत्कालीन मतलब उस समय के संपूर्ण दोषों को दूर करने के लिए एक आदर्श राज्य का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, अब जो विचार प्रस्तुत किया वो इस प्रकार है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो जानता है। तब हम यहां पर लिखेंगे। अब ये जो डायग्राम यहां पर बना है, इस डायग्राम को आप देखें उसने कैसे बनाया है। एक जगह वर्ग है, ये वर्ग है, ये प्रवृत्तियां हैं और ये क्रम है। ठीक है, तो वर्ग में उत्पादक और कृषक वर्ग को एक में रखता है वो, दूसरे में उसने रखा है सैनिक वर्ग को, तीसरे में शासक वर्ग को। ठीक है, तो उत्पादक जो कृषक वर्ग है इसकी प्रवृत्ति है लालसा, सैनिक वर्ग की प्रवृत्ति है साहस, और शासक वर्ग की प्रवृत्ति है बुद्धि। ठीक है, और जो उत्पादक वर्ग है वो निम्न वर्ग है, सैनिक वर्ग मध्यम वर्ग है, और शासक वर्ग उच्च वर्ग है। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, इनमें निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों ही संरक्षक वर्ग के रूप में आते हैं। तो एक जानकारी यहां भी दे दी कि ये दोनों ही संरक्षक वर्ग में आते हैं। जांचकर्ता देखते ही साथ समझ जाएगा कि भाई इसने अच्छे से पढ़ रखा है और अच्छे से इसने प्रस्तुत भी कर दिया। आपने कितना अच्छा पढ़ रखा हो, पर आप यदि प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो फिर सामने वाला तो यही समझेगा कि इसने शायद कुछ नहीं पढ़ रखा, बता ही नहीं पा रहा है, कह ही नहीं पा रहा है, जो पूछा गया है उसको समझा ही नहीं पा रहा है। तो एक तो तरीका यह है, क्या हम इस डायग्राम को और अच्छा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। तो मन है, मन तो कहीं भी पहुंच सकता है, इसको हम अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे बनाइएगा। एक ऐसा पिरामिड बनाइए, ठीक है। पिरामिड बनाने के बाद 1 2 3, ठीक है, ये बना दिया। अब यहां पर एक जगह लिखिए वृत्तियां, यानी कि लालसा, साहस, बुद्धि। ठीक, और एक तरफ लिखिए उनके जो वो हैं उत्पादक, सैनिक और शासक। ठीक, ये बना दिया। अब ये पिरामिड टाइप का, ठीक है। अब यहां पर जो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, तो इन्हीं के बगल में आप नीचे से अगर ऊपर ले जाना चाहेंगे तो तीर का निशान लगा सकते हैं, या ऊपर से नीचे ले जाना चाहें तो जैसे कि देखा जाए तो नीचे वाला उच्च वर्ग है, तो ऊपर से आप तीर का निशान ऐसा लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा। और साथ साथ में लिखते हुए जाएंगे कि ये वाला जो ऊपर वाला है वो निम्न वर्ग है, ये वाला जो है वो मध्यम है, और ये वाला जो है वो उच्च है। और नीचे के जो दो आ जाएंगे उनको साथ में एक तरीके से ऐसे बनाकर लिख देंगे संरक्षक वर्ग। कुल मिला के इस पूरे वाले को, जो कि पुराने पैटर्न पे है, क्योंकि चूंकि लेवल 1 है, अभी पहुंचेंगे दोस्तों लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, मजा आ जाएगा, बस देखते रहिए। तो जब हम इन पर पहुंचे, दूसरे और तीसरे पर, तो हमने संरक्षक वर्ग लिख दिया। अब सामने वाला पूरा का पूरा समझ गया कि हाँ यार उसने पूरा का पूरा समझा दिया। अब अगर आप एक एक को उठाते ना, उत्पादक, कृषक वर्ग जिसकी लालसा है, जो कि निम्न वर्ग का है, उसने ऐसा किया तो गलत कर दिया उनके संग। सैनिक वर्ग को उसने मध्यम में रख दिया, शासक को ऊंचा रख दिया, सब गड़बड़ हो जाता। और हमको ना ही उसकी आलोचना करनी है, ना समालोचना करनी है, ना कोई अपनी बात लिखनी है। उसने जो अवधारणा दी है वो हमको समझा देना है, उसके अनुसार हमने समझा दिया। क्लियर है? चलिए अब आगे चलें। इसका निष्कर्ष, अतः इस प्रकार प्लेटो अपनी अपनी प्रवृत्ति और योग्यता अनुसार एक आदर्श राज्य का विचार देते हैं। अब यहां पर भी हमको ये नहीं लिखना कि अपनी अपनी प्रवृत्ति में लालच, साहस, बुद्धि भी लिख दें, साथ साथ उत्पादक, सैनिक, शासक भी लिख दें, शब्द ज्यादा हो जाएंगे। आप इतने ही लिख के काम चला सकते हैं, काम नहीं चला सकते हैं, बढ़िया उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार प्लेटो अपनी अपनी प्रवृत्ति और योग्यता अनुसार एक राज्य का विचार देते हैं। क्लियर दोस्तों? आज का अंतिम प्रश्न है, साम्यवाद के सिद्धांत को लिखते हुए इसकी आलोचना कीजिए। चलिए अब अपन आलोचना पे आते हैं। ये प्रश्न थोड़े कंफ्यूज में डाल देते हैं,
असमंजस्य टाइप का थोड़ा पैदा होने लगता है, आलोचना समालोचना, है ना। एक प्रश्न में लेके आया हूं, इसको देखिए, समझने का प्रयास करिए। साम्यवाद के सिद्धांत को लिखते हुए इसकी आलोचना करना है। आलोचना का सीधा मतलब नेगेटिव से हो जाता है कि अब हमको जो वो कह रहा है अच्छी बातें होंगी, उसका विरोध करना है। ठीक है, उस बात को विरोध करना है, खंडन नहीं करना है। विरोध और खंडन में अंतर होता है। खंडन का मतलब है कि मैं मान ही नहीं रहा, मैं मानूंगा तो, पर मुझे विरोध नजर आ रहा है तो मैं विरोध कर रहा हूं। इस बात को समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य में संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था का प्रतिपादन किया। ये एक लाइन में बताया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता और आर्थिक प्रलोभन को दूर करना था, जिसकी आलोचनाएं निम्न आधार है, या जिनकी आलोचनाओं का निम्न आधार है। अब देखिए, सिद्धांतों की अव्यवहारिकता, जैसे परिवारवाद। परिवारवाद की वो बात करता है तो ये सिद्धांतों की अव्यवहारिकता व्यवहार रूप में नहीं कर सकते। दास प्रथा का समर्थन, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो वैश्विक रूप से भी गलत है। दास प्रथा का समर्थन, हालांकि उस समय पर, उसके समय पे दास प्रथा का वो जब समर्थन कर रहा है तो वो सही भी है कुछ हद तक, पर दास प्रथा एक तरीके से देखा जाए तो मानवता के सीधे सीधे विरुद्ध है ना। वो तो नैतिक दृष्टि से ही विरुद्ध है, तो वो दास प्रथा का समर्थन करता है। राज्य और समाज में उसने अंतर ही नहीं किया। वो राज्य की बातें करता है, समाज की भी कुछ बातें की, पर उसमें अंतर नहीं कर पाया। राज्य क्या है, समाज क्या है, ऐसे समझिए। राज्य हो गया एक तरीके से देखा जाए तो आप जहां पर रह रहे हैं वो एक राज्य है, पर उसके अंदर समाज बटे हैं ना बहुत सारे। तो वो उत्पादक, सैनिक, इनकी जो एक तरीके से इनको अलग करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो राज्य और समाज में अंतर नहीं कर पा रहा, या ना उसने अपने ऐसे कोई विचार दिए। साहस, विवेक, लालसा पर वर्गीकरण। एक मिनट दोस्तों, मेरी जो बैटरी है वो लो हो रही है, इसको मैं लगा दूं, अन्यथा बंद हो जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया। तो साहस, लालसा, विवेक पर वर्गीकरण अमान्य। ठीक है, देखिए, साहस, लालसा, विवेक तीन है, या आप यहां पर शब्दों को कम करने के लिए लिख सकते हैं प्रवृत्तियों पर वर्गीकरण अमान्य। मनुष्य की प्रवृत्तियां, तो भी तीन शब्द हो जाएंगे, तो इसीलिए प्रवृत्तियों पर वर्गीकरण अमान्य। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिकता पर आधारित है, जिसे व्यवहारिक रूप दे पाना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि व्यवहारिक रूप दे पाना युक्ति संगत नहीं है, युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। संभावना है ना थोड़ी, तो संभावना हर कहीं लानी है, यानी बीच का मार्ग चुनना है। कैसा लगा दोस्तों? बढ़िया लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, है ना। चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास जो है उसको समाप्त करते हैं। इसके बाद में जब हम उत्तर लेखन पर बात करेंगे तो अब हम लेकर आएंगे 20 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और साथ साथ में उसमें केस स्टडी पर भी ध्यान देंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 4-4 नंबर के जो है वो प्रश्न हुए होंगे, यानी 2 केस स्टडी होंगी। उन 2 केस स्टडी में 20-20 नंबर की होंगी, और 5-5 प्रश्न दोनों में होंगे। टोटल 10, यानी 4 गुणित 10 तो कितने हो गए, 40 हो गए। तो 40, 80, 40, 40 सब मिलाकर 200 नंबर का ये जो पेपर है अपना, इसको अपन को बेहतरीन तरीके से करना है। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।